सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा रहा और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग भारतीय कृषि से संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मौसम के आधार पर फसल। तो जो फसल है उसे मौसम के आधार पर कौन कौन सा फसल कहा जाता है उसके बारे में। तो जैसे देखिए धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंगफली, मूंग, तेल, सोयाबीन, ये जो सभी है वो खरीफ फसल कहलाते हैं। इन फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। इनकी बुवाई जो है जून जुलाई महीने में की जाती है तथा कटाई जो है वो आपके अक्टूबर महीने में किया जाता है। तो सामान्य तौर पर जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फसल खरीफ फसल है, कौन सा रबी फसल है या फिर कौन सा जायद फसल है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। फिर देखिए दूसरा है रबी फसल, जो कि गेहूं, जौ, चना, मटर, तिवरा, सरसों, सूरजमुखी और इत्यादि फसल जो है वो रबी फसल कहलाता है। और इन फसलों को अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है और फरवरी के लास्ट में व मार्च में इसकी कटाई की जाती है। और ये फसलें हैं रबी फसलें। तो खरीफ फसल और रबी फसल दोनों समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए जायद फसल। तो जो बीच का महीना होता है अप्रैल और मई का, उन महीनों में जायद फसलों का उत्पादन किया जाता है। और जायद फसल होते हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी इत्यादि। तो सामान्य सा चीज है ये सभी आपको भारतीय कृषि के अंतर्गत पता ही होगा। इससे आगे हम लोग देखते हैं तो देखिए भारत में कृषि से लगभग 58% आबादी को रोजगार मिलता है। तो हमारे देश में लगभग 58% आबादी जो है कृषि पर आधारित रोजगार करते हैं। ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। देखिए यह जो है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है कृषि। साथ ही देखिए दुनिया में दलहन उत्पादन क्षेत्र में भारत प्रथम स्थान पर है। दलहन उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो भारत जो है पहला स्थान रखता है इस क्षेत्र में। आगे देखिए कृषि जोत, जिसे लैंड होल्डिंग कहा जाता है। और कृषि जोत का मतलब ये होता है जो भूमि कृषि के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे कृषि जोत कहा जाता है। सिंपल से सामान्य शब्दों में जो भूमि किसानों के द्वारा कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कृषि जोत कहा जाता है। और कृषि जोत को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि सीमांत जोत जो कि 0 से लेकर 1 हेक्टेयर के बीच का होता है। लघु जोत की बात करें तो 1 हेक्टेयर से 2.5 हेक्टेयर के बीच का होता है। मध्यम जोत की बात करें तो 2.5 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक होता है मध्यम जोत। और वृहद जोत की बात करें तो 5 हेक्टेयर से अधिक वाला वृहद जोत के अंतर्गत आता है। तो इन चारों को आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए इसी में
कृषि गणना 2010-11 के अनुसार कृषि जोत का औसत आकार जो है वो 1.16 हेक्टेयर है, जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें हम लोग तो 1.36 हेक्टेयर है छत्तीसगढ़ की कृषि जोत का औसत आकार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके बाद देखिए, दो 2015-16 के अनुसार कृषि जोत का औसत आकार जो है 1.08 हेक्टेयर है। तो यहाँ पर जो औसत आकार है कृषि जोत का वो कम हो जाता है 2015-16 में। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो हमारा देश है वहाँ पर 76% किसान जो है सीमांत एवं लघु किसान है। तो देखिए, जो 76% किसान हैं वो सीमांत एवं लघु किसान हैं हमारे देश में। ये डाटा आप याद रखिए 76% वाला, क्योंकि ये आपके एग्जामों में पूछा जाता है। इससे आगे हम लोग देखते हैं देखिए, विभिन्न क्रांतियों की बात करते हैं। कृषि संबंधित जो विभिन्न क्रांति हुई है उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्वेत क्रांति के बारे में, जो कि प्रारंभ हुआ था 1970 में और इसके नेतृत्वकर्ता थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, क्योंकि श्वेत क्रांति के ये जनक माने जाते हैं। देखिए, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। तो दूध के उत्पादन में वृद्धि करना था, ये उद्देश्य था। और अमूल, आपने सुना ही होगा अमूल कंपनी का नाम। तो अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति से संबंधित यहाँ पर नाम आता है अमूल का। और भारत में इस समय सर्वाधिक दूध का उत्पादन हुआ था। तब से लेकर अभी तक भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश है। तो पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है भारत में। देखिए, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड, जो कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए 1970 में प्रारंभ हुआ था। ये जो हुआ था भारत में हुआ था। और आपको ये भी याद रखना है कि एग्जाम में अगर पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था, तो दूध के उत्पादन से संबंधित था। श्वेत क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है हरित क्रांति। तो देखिए, हरित क्रांति हुआ था जो कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि था। हरित क्रांति क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था गेहूं का। हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक उत्पादन हुआ था गेहूं का, दूसरे नंबर पर धान का। यहां पर देखिए, विश्व में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का सबसे पहले नाम आता है हरित क्रांति के मामले में। इनका नाम आता है पूरे विश्व में। और भारत की बात करें तो हरित क्रांति के प्रणेता थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दोनों नाम आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता है
MS स्वामीनाथन और पूरे विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति में क्या हुआ था? तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। देखिए, विश्व में अगर शुरुआत की बात करें, हरित क्रांति की शुरुआत की, तो 1960 में हुआ था। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो 1966-67 में हुआ है, योजना अवकाश के दौरान। विश्व में भी 1960 के दशक में हुआ था और 1966-67 में भारत में। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं उत्पादन में वृद्धि के रूप में देखने को मिला था तथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इससे पहले लाभान्वित हुए। तो सबसे पहले जिन प्रदेशों को लाभ पहुंचा हरित क्रांति का वो था पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये तीनों जगह सर्वाधिक लाभ हुआ था हरित क्रांति का स्टार्टिंग में। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है कि किन किन प्रदेशों को सर्वाधिक लाभ हुआ था, क्या हुआ था हरित क्रांति में। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट को। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, नीली क्रांति किसे कहा जाता है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। पीली क्रांति कहा जाए तो दलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। गुलाबी क्रांति कहा जाए तो झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। और रजत क्रांति कहा जाए तो अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। तो इन छयों को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग देखिए भूदान आंदोलन जो कि 1952 में हुआ था। इसके प्रणेता थे विनोबा भावे जो कि पवनार के संत थे। पवनार जो कि महाराष्ट्र में है, वहां के संत थे विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो पोचमपल्ली जो आपके तेलंगाना है, तो तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत किया गया था 1952 में। पवनार में ही इनकी समाधि है। विनोबा भावे की समाधि जो है वो पवनार में है, ये भी याद रखें। और भूदान आंदोलन में होता क्या है उसे देखिए। तो आंदोलन के तहत बड़े बड़े जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांट दिया जाता था। तो उस समय विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत जमींदारों से जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, अत्यधिक जमीन है, तो उनसे वो जमीन लेकर गरीबों में बांट देते थे विनोबा भावे। तो याद रखना है आपको, ये जो आंदोलन था वो भूमि सुधार प्रणाली से संबंधित था। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो विनोबा भावे ने। आगे देखिए, तो देखिए इस समय चकबंदी किया जाता था और इसका मतलब देखिए क्या होता था, किसानों की जमीन अलग अलग बिखरी हुई थी, जिसे सरकार द्वारा अपने प्रयासों से किसानों के मध्य अदला बदली करवाकर
जमीनों को एक स्थान पर लाने का प्रयास किया गया। इस समय जो किसानों के जमीन थे वो अलग-अलग स्थानों पर टुकड़ों में बटे हुए थे। तो यहाँ पर किसानों को यह समस्या हो रहा था कि वो अपने जमीन पर खेती कैसे करें, क्योंकि किसान के जमीन का कुछ टुकड़ा किसी और स्थान पर है और कुछ टुकड़ा किसी और स्थान पर है और इन स्थानों के बीच अलग-अलग किसानों की जमीन है। तब यहाँ पर एक तरीका अपनाया गया कि अदला बदली। तो किसान आपस में अपने जमीनों का अदला बदली करने लग गए ताकि एक किसान का जमीन एक ही जगह में रहे और इसी पद्धति को चकबंदी कहा जाता है। किसान क्या किए, अपने जमीनों का अदला बदली करना स्टार्ट कर दिए ताकि एक स्थान पर एक किसान का जमीन रहे, दूसरे स्थान पर दूसरे किसान का जमीन रहे। आगे देखिए, सहकारी कृषि। तो क्या होता है इसको देखिए। सहकारी कृषि, इसमें छोटे छोटे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि कम थी वह आपस में मिलकर खेती करने संबंधित कानून बनाए। तो किसानों ने आपस में मिलकर एक कानून बनाया कि वो अपने छोटे छोटे भूमि को आपस में जोड़कर खेती करेंगे और उस कृषि का भूस्वामी जो होगा वो किसान होंगे। तो जो छोटे किसान थे अपना हिस्सा किसी अन्य किसान के साथ जोड़ दिए, लेकिन दोनों किसान अपने अपने जगह के मालिक थे और दोनों किसान आपस में मिलकर कृषि करते थे। तो ये था सहकारी कृषि। सहकारी कृषि के समर्थक के बारे में देखिए। तो जवाहरलाल नेहरू थे इसके समर्थक, लाल बहादुर शास्त्री थे इसके समर्थक, अबुल कलाम आजाद थे इसके समर्थक। विरोधी थे चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पर भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सहकारी कृषि के समर्थक कौन थे या फिर सहकारी कृषि के विरोधी कौन थे। तो इन बातों को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया था 1998-99 में, जो कि कृषि सुधार से संबंधित था। तो देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि सुधार से संबंधित। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसे केसीसी कहा जाता है 1998-99 में लाया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था सरल प्रक्रिया से किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण देना। तो अल्पकालिक फसल ऋण देने के लिए लाया गया था किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में। तो सिंपल सा है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में इसे अक्सर पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र है उसे आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि नई दिल्ली में स्थापित है। कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में। दूसरा है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र जो कि करनाल, हरियाणा का क्षेत्र है करनाल, वहां पर स्थापित है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो कि राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में स्थापित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। चौथा देखिए
केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इम्पोर्टेंट है, ये आपके कटक में है, उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में, हिमाचल प्रदेश का एरिया है शिमला। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान केंद्र, तो ये आपके कानपुर में है, भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान केंद्र। आगे देखिए, 7वां है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, तो चेन्नई में स्थापित है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र। और 8वां है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI, जो कि नागपुर में स्थापित है, ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपको 8 बताया गया है, जो अनुसंधान केंद्र 8 आपको अभी बताया गया है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ना केवल ये सारे, बल्कि इस वीडियो में जितना कुछ बताया गया है सारे चीज इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी को आप याद रखिएगा। ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है, इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।